नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें मैं आपको बताऊंगा उदारवाद के बारे में और इसकी हम परिभाषा मैं आपको भी बताऊंगा और साथ में इसकी विशेषताएं। तो आपको पूरी डीपली तरीके से मैं समझाने वाला हूं उदारवाद के बारे में। तो आइए फिर जानते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। तो उदारवाद का बेसिकली अर्थ होता है एक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और सीमित सरकार पर जोर देती है। इसका अर्थ है कि व्यक्तियों को अपने जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब कि उदारवाद का मतलब ये हो जाता है कि व्यक्ति को एक मजदूर या बंधुआ करके नहीं रखना है कि अपने अंडर में रखना है कि हम जैसा बोलें उस प्रकार से कार्य करना है, बल्कि उस व्यक्ति को एकदम स्वतंत्र रूप से मुक्त कर देना है, स्वतंत्र कर देना है, जिससे कि वह अपने मनमाने जो जिसमें उसकी रुचि होगी या वह जो कार्य करना चाहता है उसमें वो उस कार्य को कर सके। ठीक है। तो पहले आप पहले देखा करते थे, प्राचीन काल में क्या हुआ करता था कि ब्रिटिश शासन ने शासन किया अपने भारत देश पर, जहां उन्होंने अपने जो भारत देश के निवासी हैं उनको बंदी बनाकर रखा करते थे कि हमारे जो कानून नियम है उनका पालन करो। उस समय उदारवाद नहीं हुआ करता था, लेकिन जब हमारा जो देश है जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो ये जो है उदारवादी देश बन चुका था। ठीक है। आगे देखिए, और सरकार को लोगों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप कराना चाहिए। अब हम जानने वाले हैं इसकी परिभाषा। ये मैंने आपको अर्थ समझाया है, ठीक है, आसान सी लैंग्वेज में। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। जो अब इसमें परिभाषा में जान लेते हैं तो और थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो व्यक्तिगत अधिकारों, स्वतंत्रता, शासितों की सहमति, राजनीतिक समानता, निजी संपत्ति का अधिकार और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है। तो अब इसमें एक कानून भी लागू कर दिया है, कई सारे कानून भी लागू कर दिए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है। अगर कोई भी व्यक्ति उसको अपना बंदी बनाकर रखता है किसी व्यक्ति को, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सरकार ने कहीं ना कहीं एक अच्छा बदलाव किया है। तो अब जो देश है हमारा एक उदारवादी देश बन चुका है। ओके। और आगे देखिए, और हाँ, इसमें केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो केवल व्यक्ति की उसके ही हैं, या अगर व्यक्ति इसको और किसी को देना चाहे तो उसको भी दे सकता है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पर लिखा है निजी संपत्ति। अब निजी संपत्ति में क्या है कि जैसे एक व्यक्ति है, उसके वो है संतान है, तो ज़्यादातर होता है कि संतान को संपत्ति दी जाती है, लेकिन जब वह स्वतंत्र है तो वो अपनी संपत्ति को दान भी कर सकता है या और किसी को भी दे सकता है। तो केवल वह ऐसे स्वतंत्रता नहीं है कि उस पर किसी पर निर्देश हो, निर्देश के हिसाब से वह पूरा स्वतंत्र नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि अगर वह संपत्ति देना चाहे संपत्ति किसी को दे सकता है, कोई भी ऐसा कार्य कर सकता है, बस केवल समाज को उस पर हानि ना पहुँचे। ठीक है। और व्यक्तिगत जो अधिकार होते हैं वो अधिकार उसके पास पूरे होते हैं। ठीक है। आपने जाना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है मौलिक अधिकारों के बारे में क्या होता है। ठीक है। तो ये इन सभी चीज़ों को, शब्दों को मिला करके हमारी एक परिभाषा बन जाती है उदारवाद की। ठीक है। अब मैं इसको बताने वाला हूँ विशेषताएं। तो विशेषताएं में आप पहले हेडिंग डालोगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो उदारवादी राष्ट्रवाद व्यक्तियों को अपनी राय व्यक्त करने, अपने धर्म का पालन करने और अपनी पसंद की जीवन शैली जीने की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे समानता। तो यह मानता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। ठीक है। तो ये एक रूप से बेस्ट चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है। ठीक है। अगला देखिए, हेडिंग है लोकतंत्र।
उदारवादी राष्ट्रवाद लोकतंत्र और निर्वाचित सरकार का समर्थन करता है, जहां लोगों को अपने शासकों को चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, अगली हेडिंग राष्ट्रीय पहचान। हाँ, इसके पहले जो मैंने आपको हेडिंग बताई उसमें मैं आपको समझाना भूल गया। इसमें बताया गया है कि इसमें जो व्यक्ति है वो कोई भी उसको चुन सकता है, नेता को, है ना, एक अपने प्रधान को या नेता को, मतलब कोई भी कह सकते हैं, लीडर। ठीक है, सीधी भाषा में कहा जाए तो। और पहले हुआ करता था कि राजा हुआ करता था और राजा का जो बेटा है वह राजा बन जाया करता था, तो इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में जनता का लेना देना है, क्योंकि हमारा देश है अब उदारवादी देश बन चुका है। ठीक है, अब हेडिंग है राष्ट्रीय पहचान। यह राष्ट्रता की भावना को बढ़ावा देता है, लेकिन यह संकीर्ण या अन्य नहीं है। यह एक ऐसी राष्ट्रता है जो अन्य संस्कृतियों और लोगों के प्रति सहिष्णु और सम्मानजनक है। तो हर व्यक्ति के लिए एक प्रकार से पहचान बन जाती है कि हम एक देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ भी हम बोल सकते हैं, राष्ट्रीय पहचान भी बन जाती है। अगला है हेडिंग आर्थिक स्वतंत्रता। तो उदारवादी राष्ट्रवाद निजी संपत्ति और मुक्त बाजार का समर्थन करता है, लेकिन यह भी मानता है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी के लिए अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता ये हो गई, और वो भी मैंने आपको समझाने के लिए समझाया है कि आर्थिक स्वतंत्रता कैसे होती है। व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकता है। ठीक है, आगे है अगली हेडिंग कानून का शासन। उदारवादी राष्ट्रवाद कानून के शासन में विश्वास करता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सरकार को कानून के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, कानून भी लागू कर दिया गया है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे फिर नेता हो या फिर एक सामान्य व्यक्ति हो। ठीक है, सबके लिए लागू है। तो ये किसके कारण ये सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं? उदारवाद के कारण। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? उदारवाद के कारण ये सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगली हेडिंग सहमति से सरकार। यह मानता है कि सरकार को लोगों की सहमति से शासित होना चाहिए और लोगों को अपने शासकों को बदलने का अधिकार होना चाहिए। तो ये मैंने आपको समझा चुका हूँ कि पहले राजा हुआ करता था तो राजा का बेटा बन जाता था राजा, लेकिन आज के दौर में जो एक क्या बोलते हैं, जो उस पद के लिए लायक है वह बन रहा है नेता या लीडर बन रहा है। ठीक है, और जनता इसका चुनाव करती है अपने मत अधिकार द्वारा। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना।